जय भीम दोस्तों, मैं अशोक दास। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि दलित समाज की बात, जिसका वो नेतृत्व करती हैं, बहुजन समाज का, उसकी आवाज़ को संसद में सुना नहीं जा रहा है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जेएनयू के प्रोफेसर और समाजशास्त्री और दलित राजनीति को करीब से देखने वाले प्रोफेसर विवेक कुमार। सर, बहन जी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जो कारण बताया है कि उन आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा है दलित समाज की, उस कारण को बताकर इस्तीफा देना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बसपा की अध्यक्षा, 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष, मुझे लगता है आधुनिक भारत में और विशेषकर जो भूमंडलीकरण का दौर हुआ या हम कहें कि 90 के बाद का जो भारत है, उस भारत में पहली ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने समाज के पक्ष में और अपनी राजनीति के अंदर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि उन्होंने उस परंपरा का निर्वहन किया जिसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में नेहरू की कैबिनेट से, जब वो कानून मंत्री थे, कानून मंत्री रहते हुए 3 बातों को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। पहला था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को लेकर के बेईमानी हो रही थी उस समय। उसके बाद जो भारतीय अनुच्छेद 340 था, उसके तहत पिछड़ा आयोग बनना था, जो बाद में मंडल कमीशन आयोग बना, वो उस समय बनना था, लेकिन बाबा साहब के रहते हुए वो आयोग नहीं बन रहा था। और तीसरा कारण बाबा साहब ने जो अपने त्याग पत्र में गिनाया था, वह था हिंदू कोड बिल। भारतीय महिलाओं के अधिकार के लिए जो बिल लाना था, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने नज़ीर बनाया और अपना इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि नेहरू कैबिनेट, नेहरू सरकार, उस समय की सरकार ये बातें नहीं कर रही है। पहली बार आधुनिक भारत में उसी लाइन को बढ़ाते हुए बहन कुमारी मायावती ने कल जो इस्तीफा दिया, या राज्यसभा का जो इस्तीफा दिया, वो ये कहते हुए कि जिस सदन में मुझे अपने समाज के लोगों की आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं है, उस सदन में मेरा रहना बिल्कुल भी बेईमानी होगा, और इसलिए उन्होंने ये कारण बता करके इस्तीफा दिया। तो मुझे लगता है कि एक नैतिकता के आधार पर राजनीति में बहुत दिनों बाद इस तरह की नज़ीर पड़ी है, और एक बार फिर बहन मायावती ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि आज वर्तमान समय में अगर कोई शीर्षतम लीडर है दलितों का, तो वो मायावती जी हैं। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि सहारनपुर में जब वो जाना चाहती थी, गई भी, तो हेलीपैड की अनुमति नहीं दी गई, उनकी जान को खतरा था। तो एक इतना बड़ा नेता जब दौरे पे जाता है कहीं पे भी, तो उसको तमाम सहूलियतें मिलनी चाहिए, जब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी अनदेखी की गई। तो क्या ये राजनीतिक साजिश थी, इस वजह से ऐसा किया गया? बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब कोई एक राष्ट्र नेता किसी आपदा में जाता है तो उसको वो सहूलियतें दी जाती हैं, और सरकार जब जानती है कि वो Z+ सिक्योरिटी है उनकी, तो सरकार को एक छोटा सा हेलीपैड बनाने में क्या परेशानी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मायावती जी सहारनपुर जाना चाहती थी दिल्ली से, तो उनको हेलीपैड बनाने की अनुमति नहीं दी गई। इसका मतलब यही हुआ कि आप एक राष्ट्र नेता का जो समय है, वो जानबूझ करके कि उलझाने की कोशिश की, उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय केवल उस आपदा को देखने में चला जाए। उनको अनुमति, यहाँ तक कि जब उन्होंने वहाँ पर राहत बांटने का भी प्रयास किया,
उस राहत को भी नहीं बांटने दिया गया। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ये नहीं चाहती कि वो अपने समाज से सीधा रिश्ता जोड़ें, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को धता बताते हुए राज्य सरकार ने उनको ये अनुमति नहीं दी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है, ये साजिशन हो रहा है। सर, एक खबर यह भी आई थी, अब इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पे हुई नहीं है, लेकिन एक खबर आई थी कि कुछ लोग तैयार थे, बहन जी का जब कारवां गुजर रहा था, कि शायद ये एक आशंका थी कि हमला भी हो सकता है उन पे। बिल्कुल, वहां पर जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने बताया कि जो दूसरे समाज के लोग थे, वह समाज की औरतें बाकायदा और आदमी बाकायदा हथियार लेकर खड़े हुए थे। यद्यपि सभी जानते हैं कि मायावती जी की सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी है और उसके आसपास ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। और यही सब दर्द, यही सब बातें वह सदन में रखना चाहती थी। और सदन में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। लगातार एक राष्ट्रीय लीडर जब बोलती है तो आप चुप रहते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया और लगातार सत्ता पक्ष के लोग हूटिंग करते रहे उसके पूरे पूरे उनके वक्तव्य के दौरान। तो ये दिखाता है कि आप इन केन प्रकारेण जो समाज के लोग हैं, दलित समाज के लीडर हैं, उनको कहीं ना कहीं आप बेइज्जत करना चाहते हैं या उनको कहीं ना कहीं लज्जित करना चाहते हैं, और इसीलिए ये हो रहा है। जिस मुद्दे को बसपा अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी उठा रही थी, वो अपने आप में एक तरह से पिछले 3 वर्षों के दौरान दलितों के साथ जो हुआ उसको लेकर के वह एक ऑफकार्ड, एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हों चाहे राष्ट्र सरकारें हों, उनका वो कच्चा चिट्ठा खोल रही थी और वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ रही थी कि रोहित वेमुला का क्या हुआ, ऊना में क्या हुआ, किस तरह जनरल वीके सिंह ने दलितों को क्या कहा, भड़ाना में क्या हुआ, डल्टा मेघवाल के साथ दलित का राजस्थान में क्या हुआ। और उसके साथ खुद जब मायावती जी को एक भाजपा के लीडर ने उत्तर प्रदेश में अपशब्द कहे, तो किस प्रकार अपशब्द के बाद उसके पूरे परिवार को पुरस्कृत किया गया, उसको पुरस्कृत किया गया, उसके घर के अंदर बाकायदा कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, और बाद में उस लीडर को जिसने अपशब्द कहे थे, भद्दी लैंग्वेज का प्रयोग किया था, उसको भी पार्टी में ले लिया गया। यानी कि फिर से आपने जो आपका वुंड है, आपका जो चोट है, उस पे मलहम की जगह आपने नमक रगड़ने की बात करी। और उसके बाद फिर सहारनपुर हुआ, और सहारनपुर में न जाने देना, किस प्रकार से जाने देना, ये सब बातें मायावती जी उठा रही थी। और साथ साथ में उन्होंने जो दादरी कांड हुआ और अक़लियत समाज के ऊपर जो अटैक हो रहे थे, बीफ का हो रहा था, उसको भी उन्होंने बाकायदा उठाया। तो एक तरह से जो दलित समाज, अक़लियत समाज, खेतिहर मजदूर, गरीब तबका किस तरह 3 वर्षों में प्रताड़ित हो रहा है, इसको लेकर के वह एक तरह से भाजपा के राज्य और राष्ट्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड को पढ़ना चाहती थी। और तीसरी तरफ जिस प्रकार की अनैतिक राजनीति दलितों को लेकर के हो रही थी, उनके घर में खाना खाया जाता, दलितों के घर में खाना खा करके सवर्ण समाज के लीडर क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं ना कि आप कितने हे हो, कितने निम्न हो, उसके बावजूद भी हम आपके घर में खाना खा रहे हैं, और वो भी टीवी कैमरे के आगे आप खाना खाते हैं उनके साथ। ये कौन सी नैतिकता है? किस नैतिकता की राजनीति हो रही है? इसको वो रेखांकित कर रही थी। फिर आप प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हो, प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में उनकी जाति बतलाई जाती है, जाति ही नहीं उपजात भी बतलाई जाती है। ये विभत्स राजनीति, अनैतिक राजनीति है, जिसका वो पर्दाफाश कर रही थी कि आपकी राजनैतिक जो अनैतिक राजनीति है, उसके तहत उसके बरक्ष, उसके समकक्ष
उन्होंने पहली बार एक नैतिक राजनीति का जो है पाठ पढ़ाया कि देखो, मैं रिप्रेजेंट करती हूं, मैं प्रतिनिधित्व करती हूं और आप मुझे उनका प्रतिनिधित्व करने नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूं। तो उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर एक बार फिर से एजेंडा सेट किया है और वो एजेंडा है कि दलित राजनीति की, दलित समाज की वो शीर्ष लीडर हैं, ये एजेंडा होगा। सर, जो गुस्सा उनके चेहरे पे दिखा या फिर जिस गुस्से में वो सदन से बाहर निकल के चली गई, अमूमन ऐसा गुस्सा कम देखने को मिलता है सदन में, तो ये गुस्सा, इसके राजनीतिक मायने, और फिर एक आप समाजशास्त्री भी हैं, कोई एक बड़ा नेता इस तरीके से खींच करके सदन छोड़ देता है, दुख से सदन छोड़ देता है, जो उनकी बातों से बाद में पता भी चला, तो इसके आने वाले दिनों में इसके जो राजनीतिक मायने क्या निकलेंगे और किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी? देखिए, गुस्सा, आप ये कहें कि गुस्सा तो वो हो सकता है कि वहाँ का जो माहौल है वो उससे गुस्सा हो सकती है, और जिस प्रकार के वहाँ पर वक्तव्य दिए जा रहे थे, जैसा कि आपने स्वयं देखा कि जो अध्यक्ष थे राज्यसभा के उस समय के कार्यकारी अध्यक्ष, उनका जो भाव भंगिमा थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बड़ी जिसे कह रहे थे तिरस्कृत बता रही थी। जो कुछ हो रहा था वहाँ पर तिरस्कार दिख रहा था उसके अंदर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में। इसलिए मैं उस गुस्से को जायज़ मानता हूँ कि कोई भी रिस्पेक्टफुल आदमी, आदर युक्त व्यक्ति गुस्सा करेगा, और वो भी शीर्ष लीडर, वो भी भारत की सदन का उच्चतम जो है वो स्थल है, संसद का उच्चतम सदन है, जिसके तहत वो ये सब हो रहा था। तो उनका गुस्सा जायज़ था, और उस गुस्से की परिणति मुझे लगता है, या उस गुस्से के पीछे जो 3 वर्षों का कार्यकाल है, जिसके अंदर दलितों के, अक़लियतों के, पिछड़ों के, और उसके बाद फिर आदिवासियों के, किसानों के जो क्वेश्चन हैं, उनको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं समाज के लोग, उससे भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार, जिन्होंने बहन जी ने जो इस्तीफ़ा दिया है उसके बारे में, तमाम उससे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में हमसे बात की। कैमरामैन अश्विनी के साथ मैं अशोक दास। ये थी बात अब तक। देखते रहिए दलित दस्तक।